वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं क्लास 10th साइंस का ये चैप्टर नंबर 2 है। उसमें से जो आपके 2 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं उसके लिए देखते हैं उनके उत्तर कैसे याद करें। ठीक है, तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। तो आप इसमें केवल एक बात याद रखिए कि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन कैसे करता है। चालन मतलब क्या होता है कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, प्रवाहित होना मतलब उसमें से निकल जाती है। ठीक है, तो अम्ल के विलयन में जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, H धनायन होते हैं। कौन होता है, H धनायन, जो कि क्या होते हैं, आपके विद्युत के वाहक होते हैं। इस कारण उसमें क्या हो जाता है, विद्युत का चालन हो जाता है, मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जिसमें आपके लिए हाइड्रोजन आयन होंगे, कौन होगा, ये हाइड्रोजन आयन होंगे, उसमें से विद्युत प्रवाहित होगी, और जिसमें ये हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे उसमें विद्युत प्रवाहित होने वाली नहीं है। तो आपका इसी से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में डुबोना है, ना कि जल को अम्ल में। तो हमें बताया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या रखा हुआ है, ये अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल को जल में मिलाना है, क्या करना है, मान लो हमारे पास ये भरा हुआ है, क्या, जल, क्या भरा है, जल है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप इसमें अम्ल डालिए, क्या डालिए, अम्ल डालिए। तो आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि आप बहुत सारा अम्ल रख लीजिए और उसमें ऊपर से लेके आइए और जल डालिए, ऐसा हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न देखिए क्या होता है कि अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से बताया है। ऊष्माक्षेपी मतलब यहाँ भी सुन लीजिए कि ऊष्मा निकलती है, क्या होती है, जब अम्ल को तनुकृत करते हैं, तनुकृत मतलब उसको पतला किया जाता है, उसमें जल मिलाया जाता है, तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा निकलती है तथा इसमें अत्यंत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न भी होती है। निकलती है मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह क्या हो जाती है, जल द्वारा शोषित हो जाती है। शोषित मतलब जल द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जल खुद अपने अंदर ले लेता है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करते समय इसे किस में मिलाते हैं, अपन जल में मिलाते हैं, ना कि अम्ल को, मतलब ना कि अपन जल को किस में मिलाएं, अम्ल में मिलाएं। अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो याद रखना, दही जो है वो दूध से क्या है, ज़्यादा अम्लीय होता है, क्या होता है, दूध से ज़्यादा अम्लीय। और हमने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि जो ज़्यादा अम्लीय होता है उसका पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो दही बनने पर उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर क्या है, घट जाएगा, क्योंकि दही में क्या होता है, अम्ल होता है। और दूध में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। जो अम्लीय ज़्यादा होता है उसमें हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा होंगे। तो दही में मतलब दूध बनने के बाद जो दही बन जाता है उसमें हाइड्रोजन आयनों की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे आर्द्रता रोधी बर्तन में, मतलब नमी ना आ जाए उसमें, या जो अपने यहाँ जल वाष्प वगैरह होती है वो सब ना मिल जाए, तो इसलिए उसे आर्द्रता रोधी बर्तन में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है, क्या होता है, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता मतलब नमी, तो नमी को वो जल्दी से ग्रहण कर लेता है और आर्द्रता से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बना देता है। क्या बना देता है, ठोस पदार्थ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो सीमेंट वगैरह होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ठोस हो जाती है ना। अगर उसे अपन खुला छोड़ देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ठोस हो जाती है और फिर से हमें वो सीमेंट नहीं मिल सकती है। तो इसलिए इसे अपन किस पे रखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में रख देते हैं, या उसी तरीके के कोई पात्र में रख लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, यह 5वां क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या होता है, अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराते हैं, अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर यह दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था
कि इस समीकरण को भी आप लिख देना, अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो आपके पास क्या बनते हैं, लवण एवं जल बन जाते हैं। ठीक है, तो इस सभी क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक का उपयोग करेगा। तो कब करेगा, जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय होगी तो उस स्थिति में किसान क्या करेगा, बुझा हुआ चूना या जो कुछ भी लिखा हुआ है या चौक वगैरह इन सब का उपयोग करेगा। कब करेगा, जब खेत की मृदा ज़्यादा अम्लीय हो जाएगी तो उस मृदा को क्या बनाना है, उसे क्षारीय बनाना है। कैसा बनाना है, क्षारीय बनाना है। तो वो उसमें क्या करेगा, बिना बुझा हुआ चूना डाल देगा या फिर किसान जो है वो बुझा हुआ चूना डाल देगा या चौक डाल देगा। जैसे आप लोग आपके यहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं तो राख वगैरह भी उसमें डाल देते हैं, इसी वजह से डालते हैं। क्षारक क्या होते हैं, तो क्षारक क्या है, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे या कड़वे होते हैं। अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं और क्षार जो है तीखे एवं कड़वे होते हैं और यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक कहलाते हैं। क्या हो जाएंगे, क्षारक। 8वां क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक वे प्राकृतिक एवं प्राकृतिक या संश्लेषित, प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और संश्लेषित जो मतलब हमने खुद बनाए हैं, उसके लिए मानव निर्मित भी बोल सकते हैं। तो ऐसे रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करती हैं, हमें बता देते हैं कि इसमें अम्ल है या क्षार है। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन होती हैं कि किस तरीके से बताते हैं, तो वो आप जब अपना चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, उसमें आपको शुरू में ही दिया हुआ है। तो जिससे हमें अम्ल और क्षार का पता चलता है, वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो जो हमारा पीएच स्केल होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं, उसे पीएच स्केल कहा जाता है। या देखते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन कौन होता है, हाइड्रोजन आयन मतलब H धनायन होते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, उसे ही क्या बोला जाता है, पीएच स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। अगर आप इसे और अच्छे से लिखें तो इस पर 0 से लेकर 14 तक मान अंकित होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है, तो अम्लीय वर्षा क्या होती है इसे देख लेते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से, ये यहाँ क्या लगा देंगे आप, दशमलव लगा लेंगे या 5.6 लिख देना। 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं या क्रिस्टलीकरण होता क्या है। तो जब क्रिस्टल बनते हैं या सीधा सीधा क्रिस्टल बनने की क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इसमें क्या दिया गया है हमारे पास, कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में, क्रिस्टल देखे होंगे वो आप लोग ने, गुड़िया के बाल वगैरह जो आते हैं वैसे हमारे यहाँ तो आते हैं, उसमें देखा होगा वो शक्कर के बनते हैं, उसमें कलर डला रहता है तो उसमें दूर दूर संरचनाएं सी होती हैं, वो क्या होती हैं, क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, चमकदार भी होते हैं, वो भी चमकते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, क्रिस्टल बोला जाता है। और क्रिस्टल बनने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, अब ये अंतिम क्वेश्चन है 12वां, क्रिस्टलन जल से क्या होता है। क्रिस्टलन जल से क्या होता है, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन ज्यों की त्यों याद करनी है, याद नहीं हो रही है फिर भी याद करनी है, 5 बार लिख के देखो, 5 बार में याद नहीं हो रही 10 बार उसे लिख के देखो, लिख के देखोगे तो जल्दी आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो क्या है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे तो उसमें कितने जल के अणु होते हैं, तो वो जिप्सम बन जाता है तो उसमें 2 जल के अणु हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अपन देखते हैं कि उसे क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलन जल। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कहीं और दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।